डेफिसिट फाइनेंसिंग पे। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक वही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब जरा हम ये देखते हैं। पहले डेफिसिट आपको पता है, डेफिसिट होती है किसी चीज की कमी, लेसनेस आप बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कोई चीज हमारे पास कम है, डेफिसिट है उसका। तो अगर हमारे पास कोई चीज कम है, वो चीज क्या कम है? हमारे पास इस चीज की कमी है, रेवेन्यू जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास होता है उस चीज की कमी है। तो जो हमारे कंट्री में जो डेफिसिट है, जो हमारा रेवेन्यू है उसमें कमी है, क्योंकि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है, वो एक्सपेंडिचर्स हमारे ज्यादा हैं हमारे रेवेन्यू से। अगर हमारे कंट्री का रेवेन्यू 1000 करोड़ का है तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 1020 करोड़ का है, तो डेफिसिट है 20 करोड़ का। तो उस टाइम हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली इकोनॉमी में पैसा डालते हैं। हम पैसा कहां से डालते हैं? तो हम बारो करते हैं, वी बारो, जनरली हम बारो करते हैं। तो डेफिसिट कम करने के लिए, डेफिसिट को बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हमारा काम जो है, कंट्री का काम जो है, कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका काम होता है बैलेंस करना। तो अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो जो डेफिसिट है ये और बढ़ेगा। अगर अभी 20 करोड़ का डेफिसिट है, हम एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंडिचर्स कुछ होते हैं जो यूजफुल नहीं है, अगर वो एक्सपेंडिचर्स नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे मेन एक्सपेंडिचर जो है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि अगर हमारा डेफिसिट है तो ये इस पे असर करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप जरा याद रखिएगा। तो हमारा बुनियादी जो मकसद है कंट्री का, वो लोगों की कंजप्शन का है, बेसिक जो है, बेसिक जो नीड है। हमें कंट्री में जो लोग कंज्यूम करते हैं, वो जो गवर्नमेंट कंज्यूम करती है कंजप्शन, एक तो प्राइवेट का है, आपका मेरा कंजप्शन है, और साथ में पब्लिक का है जो गवर्नमेंट कंज्यूम करती है, वो सारा कुछ। तो हमने ये चीज हमेशा बैलेंस करनी है। इतनी एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। और अगर हमारा डेफिसिट चल रहा है तो हमें इसमें भी डेफिसिट आएगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा वो पूरा जो बैलेंस डाइट है वो खा सके। तो इसमें एक चीज नहीं देखते हम डेफिसिट में। अगर डेफिसिट में एक चीज है, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसमें नहीं देखते। इंपोर्ट में हमारा कितना है, एक्सपोर्ट में कितना है, वो हम नहीं देखते। हम पहले जो हमारा एक्सपेंडिचर है, डेफिसिट है, हम उसमें देखते हैं उससे कितना असर हुआ। डेफिसिट से हमें कितना असर पड़ा, जो ग्रॉस, जो हमारे कंट्री का है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, इसकी बात करते हैं। जब हम डेफिसिट पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ये हम देखते हैं जो हमारे कंट्री का ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर कितने का। आप जरा समझ लीजिए, हमारे कंट्री का ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, अब जरा याद रखिएगा, एक होता है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों में फर्क है। या आप ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जब हम कंट्री में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात नहीं करते? एक्सपोर्ट पे कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, इंपोर्ट पे कितना हुआ, वो आप साइड में रख लीजिए। हम क्या करते हैं, हम कंट्री में अपना ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर देखते हैं। जो ये ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है प्राइवेट का एक्सपेंडिचर। आपको पता है, आप और मैं कंजप्शन के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, आप और मैं इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं। तो हमारा प्राइवेट का कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर, ये तीसरा। उसके बाद जब हम दोनों इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन करते हैं, उसके बाद हम कुछ सेविंग भी करते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को सेविंग की समझ लीजिए, क्योंकि जो एक नॉर्मल आदमी इन्वेस्टमेंट करता है वो जनरली पैसा बैंक में रखता है और उसको वो इन्वेस्टमेंट बोलता है। हालांकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, रियल इन्वेस्टमेंट होती है जिससे कोई चीज प्रोड्यूस हो,
जिससे किसी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन जनरली हमारा जो कंसेप्ट है लोगों का, हमें पता है जो हम कंज्यूम करेंगे, जो हमारी इनकम है, उसके बाद जो बचेगा वो बैंक में रखेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। लेकिन फिलहाल हम इसको इन्वेस्टमेंट ही चलो मान लें। तो या तो आपको पैसा चाहिए कंजप्शन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, जो आप बैंक में रखते हैं सेविंग्स। तो और दूसरा पब्लिक का कितना एक्सपेंडिचर है। आप बोलेंगे मैं एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं जो खाने पीने की चीज है, कंजप्शन, डायरेक्ट इनटेक का, मैं किसी और चीज की नहीं बोल रहा। तो मैं इसमें से ये निकालता हूं, मैंने पब्लिक प्राइवेट का मैंने बोला आपका, मेरा कंजप्शन और गवर्नमेंट का कंजप्शन का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजप्शन का एक्सपेंडिचर। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट कहां कंज्यूम करती है। गवर्नमेंट लोगों को एफसीआई के जरिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है सप्लाई करती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लोगों के पास राशन आता है तो यहीं से आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो उसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा पड़ना पड़ता है, प्रोक्योर करना पड़ता है, चीजें खरीदनी पड़ती है, फार्मर से धान गेहूं लेना पड़ता है, तब जाके वो बाजार में डालते हैं। तो उसके लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। दूसरी बात, वो मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड करती है, वो 3 रुपए में आपको चावल आटा दे रही है, उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो जो दोनों एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे पब्लिक के और गवर्नमेंट के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स, इसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर इसके लिए जो ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री का है वो है 1020 करोड़, 1020 करोड़, और हमारे कंट्री की जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1000 करोड़, तो हमारी सबसे पहले डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, हमारे कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद जब हमारे खाने के पैसे नहीं है तो हम न तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और न तो सेविंग कर सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हमारी कंट्री डेवलप नहीं होगी, और जब हम सेविंग नहीं करेंगे हमारी कंट्री डेवलप नहीं होगी। तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, रिवर्स फेज में चले जाएंगे। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस चीज को बैलेंस करने के लिए दुनिया में जो भी कंट्रीज हैं, और दुनिया में जो भी मैं खास तौर से कर रहा था डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनके लिए ये जो बुलेट होता है, लाइक बुलेट जो आपके वेन्स में है, वैसा काम करता है डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है? जितना आपके पास कम पैसा है वो आप इकोनॉमी में इंजेक्ट करो, आप डाल दो इकोनॉमी। अब वो पैसा आपके पास नहीं है, कंफर्म है। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है, एक आदमी के पास, मैं गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास नहीं है, मैं भी वैसे ही कुछ करूंगा। या तो घर में हम उसको बोलते हैं कश्मीरी में कर्जे हंसना, घर वालों से मैं कर्जा ले लूंगा, बाप से पैसा लूंगा, माँ से लूंगा, भाई से लूंगा, बहन से लूंगा, किसी दोस्त से लूंगा। तो या तो मैंने अपने घर से लिया या लोगों से लिया, तो उनको एक गारंटी है, एक श्योरिटी है, जो आप वापस देंगे, आप वापस दोगे। तो गवर्नमेंट भी ऐसा करती है, वो अपने जो सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, वो बेचते हैं बाजार में लोगों को, तो पैसा जमा करते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो उधर चले जाते हैं उनके पास, फिर वो एक्सपेंडिचर करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं, ये या तो फिर अपने सोर्स में, कंट्री में जो इनका सेंट्रल बैंक है वहां से पैसे ले आते हैं, या अगर सेंट्रल बैंक नहीं है, ये जो हमारे कंट्री में या हर एक कंट्री में जो करेंसी इशू करती है, जो नोट छापते हैं, हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक के पास अथॉरिटी है, वो नोट छापती है, ये उनको बोलते हैं आप एक्स्ट्रा करेंसी प्रोड्यूस करो, प्रिंट करो, तो वो एक्स्ट्रा करेंसी को यूज करते हैं। तो हालांकि हम बोल सकते हैं जो बोरोइंग है, जब भी कोई बारो करता है, चाहे इंटरनली करता है चाहे एक्सटर्नली करता है, तो क्या होता है, बोरोइंग से जो भी बोरोइंग है, जहां भी हमने जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हमने कहीं से पैसा लेना, हमने बैलेंस करना है जो हमारा वो डेफिसिट था। तो बोरोइंग जो है ये लायबिलिटी क्रिएट करती है। लायबिलिटी मतलब होता है आपको जिम्मेदारी चढ़ जाती है। कौन सी जिम्मेदारी? एक तो आपको अपना पैसा देना वापस है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया 20 करोड़, और उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना, उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी पे करना। लेकिन इससे इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैंने पहले ही बोला कौन से तरीके हैं, कहां से सोर्स, कहां से इंटरनल, एक्सटर्नल या लोकली जो हम ले सकते हैं। लेकिन इससे कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। पहले, अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे
जो फायदे हैं इसके, अगर डेफिसिट फाइनेंस नहीं करेंगे तो हमारी सेविंग नहीं होगी, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हमारी कंजप्शन पे भी असर पड़ेगा। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी और बढ़ेगी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और बढ़ेगी, हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर असर करेगी, हमारी जो कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है प्रोडक्शन का उस पर असर करेगी। तो ये सारी चीजें फायदा करती हैं डेफिसिट फाइनेंस। एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था जे.एम. केन्स, आपने नाम सुना होगा, जॉन मेनार्ड केन्स, मैंने काफी बार नाम बोला है। ये जॉन मेनार्ड केन्स रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने रिवोल्यूशन इकोनॉमिक्स में लाया। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है ये जरूरी है डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की। क्या करते हैं ये डेवलप्ड इकोनॉमीज, इनको पैसा देती, मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं इसको यूज करूंगा किसके लिए, जो हमारे कंट्री में पुअर्टी है। पुअर्टी का मतलब है हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हम खाना पीना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी इंडिया में है, जिसकी $1 से कम है, वो बिलो पुअर्टी लाइन है पर डे जिसकी इनकम है। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं हर एक कंट्री के, किसी कंट्री में $4 से कम बिलो पुअर्टी लाइन है। तो जो गरीब लोग हैं जब उनको डेफिसिट फाइनेंसिंग मिल जाती है, उनको टाइम मिल जाता है। टाइम का मतलब क्या है, जब आपको लोन मिलता है, आपको 10 साल मिलते हैं लोन रिपे करने के लिए, फिर हम आराम से रिपे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब आपके पास खाने पीने की नहीं है, आपके यहाँ गरीबी है, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको दूर करने के लिए ये चीज जरूरी है। कौन सी, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये जे.एम. केन्स ने कहा, और डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत सारी कंट्री कर रही है। ये एक अच्छा रुझान है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का रुझान अच्छा है। अब आप बोलेंगे जॉन मेनार्ड केन्स ने इसको अच्छा कैसे साबित किया, मैं आपको बोलता हूं। आपको अभी चाहिए 10 लाख रुपए, 10 लाख, आपके पास नहीं है, या तो आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या तो आपको बैंक के पास जाना है, जैसे गवर्नमेंट जाती है बैंक के पास। आपके पास नहीं है तो आपका डेफिसिट है, तो जब बैंक के पास जाता है तो उसको 10 लाख मिल जाते हैं, और उसको 10 लाख में 12 लाख रुपए वापस देने, इंटरेस्ट पे करके, लेकिन साथ में इसको टाइम भी मिलता है। और अगर इसने 10 लाख का अभी कोई कंस्ट्रक्शन किया, कोई बिल्डिंग बनाई, तो ये साल 2 साल बाद 3 साल बाद उससे प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करेगा, और साथ में उसका इंटरेस्ट भी पे हो रहा है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो अमाउंट वापस वो करना है, रिटर्न करना है, ईएमआई जो है उसका, तो इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, मंथली इंस्टॉलमेंट वो भी डाउन कर रहा है। तो इससे एक टाइम गैप मिल जाता है इकोनॉमीज को, ताकि वो ग्रोथ कर सके। तो लेकिन इसके कुछ, ये तो फायदे हो गए, करना अगर है डेफिसिट फाइनेंसिंग जरूरी है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए, क्योंकि उनको टाइम मिल जाता है, उससे वो अपने जो प्रोडक्शन के, कंजप्शन के, इन्वेस्टमेंट के काम है वो चल जाते हैं। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक प्रॉब्लम भी, इससे क्या होती है, इससे मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ जाती है, मनी सप्लाई रेज होती है, और जब मनी सप्लाई अचानक रेज होती है, हमारी कंट्री की इनकम करोड़ है और हमें चाहिए और 2 करोड़ डेफिसिट है, समझ लो हमारे पास 10 करोड़ हमारे कंट्री की एक्सपेंडिचर है, और हमारे कंट्री की जो इनकम है, रेवेन्यू जो है वो है 4 करोड़, तो 6 करोड़ हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग से ले आने, हमने कहीं से वो लाने, चाहे हमने इंटरनली बारो किया, चाहे हमने एक्सटर्नली बारो किया, चाहे हमने आरबीआई को बोला करेंसी इशू करो, तो लेकिन उससे क्या होगा, उससे अचानक मनी सप्लाई कितनी, 6 करोड़ की मनी सप्लाई इंक्लूड हो जाएगी, इंजेक्ट हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। जब ये 6 करोड़ हमने वर्ल्ड बैंक से सपोज 6 करोड़ लिए, तो ये हमारे पास 6 करोड़ आ गए, तो अब हमारे पास 10 करोड़ बराबर है, ये 6 करोड़ एक्स्ट्रा मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में आ गई। तो जब एक्स्ट्रा मनी सप्लाई आती है, उससे क्या होता है, जब मनी सप्लाई रेज होती है, उससे चीजों के प्राइसेस रेज होते हैं। जब चीजों के प्राइस रेज होते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन आपको पता है, जब इन्फ्लेशन होती है तो एक सबसे पहले जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको बहुत ज्यादा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के, आप ये मत समझ ले कि कोई कंट्री का डेबिट है तो आप नेगेटिव ले लेंगे, नहीं, वो कंट्री खत्म है, वो कंट्री काम नहीं कर रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब वो कभी नहीं है। अब मतलब ये है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग आपने बारो किया, जब किसी कंट्री ने बारो किया या डेफिसिट फाइनेंसिंग इस्तेमाल की, इसका इस्तेमाल किया, तो उसके बाद देखना है
उसने कहां इसको यूज किया। अगर उसने खाली इस पे यूज किया, खाली कंजप्शन पे, और इधर कोई ध्यान नहीं दिया, दैट्स इन्वेस्टमेंट, तो वो कंट्री का कर्जा चलता रहेगा आगे, वो कंट्री का कर्जा लंबा पड़ेगा और वो कंट्री नीचे चली जाएगी, ग्राफ डेवलपमेंट के ग्राफ है वो नीचे आए। लेकिन अगर वही इकोनॉमी ने कोई कर्जा लिया, लेकिन साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी उस कर्जे से कर रही है और उसको इनकम भी वहां से मिल रही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। मसला खाली अब यूटिलाइजेशन का। डेफिसिट फाइनेंसिंग आपने की, आपने उधार क्रिएट किया, आपने बैलेंस कर दिया अपना जो आपका डेफिसिट था, लेकिन फिर आपने उसको कैसे यूज किया। आपने अगर कोई लोन लिया, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, आपने लोन लिया और जब आपने लोन लिया तो आपने उसकी शादी में पैसा खर्च कर दिया। अगर आपने शादी में वो सारा पैसा खर्च किया तो आपका जो पैसा वापस करना है वो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल अगर 10 साल के लिए लोन है, आपको 10 साल प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी डेफिसिट फाइनेंसिंग से कोई एसेट, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई प्रोडक्शन की, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। फिलहाल तो 10 साल हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन 10 साल के बाद जब डाउन हो जाएगा तो फिर हमें फायदा शुरू हो जाएगा। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए जरूरी है, क्योंकि उनके पास हमेशा इतने पैसे नहीं होते हैं। अगर ये डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होती तो दुनिया में जितने भी गरीब मुल्क हैं तो उनको बेचारों को खाने पीने के पैसे भी नहीं मिलते। आजकल दुनिया में हर एक कंट्री जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है और ये काफी फायदेमंद साबित हुआ है डेफिसिट फाइनेंस। तो अगर हम पॉइंट वाइज डेफिसिट फाइनेंसिंग लिखे, तो पॉइंट वाइज में अब लिख रहा हूं, अगर आपका कल एग्जाम में आए तो कैसे करना है इसको हम बोल रहे हैं डेफिसिट फाइनेंस। इट इज अ डायरेक्ट एडिशन। मैं डायरेक्ट एडिशन की बात कर रहा हूं। इट्स अ डायरेक्ट एडिशन। क्या डायरेक्ट एडिशन है? डायरेक्ट एडिशन टू द, किसमें एडिशन है? डायरेक्ट एडिशन टू द ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर थ्रू बजट डेफिसिट। जब बजट में डेफिसिट होता है तो हम डायरेक्टली ऐड करते हैं जो हमारे ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर्स है। मैंने बोला कंजप्शन का एक्सपेंडिचर जो है इंटरनल, जो प्राइवेट चाहे कंजप्शन का। तो कब होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग? इट इज डन व्हेन बजट रेवेन्यू इज एक्सीडिंग, ये एक्सीड करता है बजट एक्सपेंडिचर्स। तो कब किया जाता है ये डेफिसिट फाइनेंसिंग? जब हमारा व्हेन बजट रेवेन्यू, जो हमारा रेवेन्यू है, व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज एक्सीडिंग बजट रेवेन्यू। जब बजट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होता है उस टाइम हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। और कहां करते हैं? इट इज डन in revenue as well as capital account। ये दोनों में हम कर सकते हैं। रेवेन्यू में भी, चाहे हम रेवेन्यू उससे बढ़ाएं चाहे कैपिटल बढ़ाएं, कंट्री की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां इसको बढ़ाएं, तो हम दोनों में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो दोनों में यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is higher than government revenue, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, when government expenditure is higher than government revenue, गवर्नमेंट envisages, वो शुरू करती है envisages deficit फाइनेंसिंग। तो जब भी गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट शुरू करती है डेफिसिट फाइनेंस। अगर आज इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया
कि हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग शुरू की। डेफिसिट फाइनेंसिंग हमारा चल रहा है इस टाइम। डेफिसिट फाइनेंसिंग चलने का मतलब है जो उनके एक्सपेंडिचर्स थे वो ज्यादा थे रेवेन्यू से, और उन्होंने कहीं से कर्ज लेना शुरू कर दिया है। और अगर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग पे आ गए, आपको खुद समझ में आ गया, वो कहीं से पैसे ले रहे हैं। तो ये कब करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग? सिंपल सी बात है, ये सीधे इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इकोनॉमी में पैसा, क्योंकि इनकी ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर ज्यादा होती है, या आप बोल सकते हैं इनके जो रेवेन्यूज है वो कम है, या इनके एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहे हैं जो इनके रेवेन्यूज हैं। तो गवर्नमेंट शुरू करती है डेफिसिट फाइनेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में कंटिन्यू टॉपिक, सोर्सेज। सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंस। तो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, देयर आर थ्री सोर्सेज। देयर आर थ्री सोर्सेज, तीन सोर्स होते हैं। मैं अभी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया की। अगर आप दुनिया में कहीं पे भी जाए तो तीन सोर्स आपको मिलेंगे। तो वो तीन सोर्स कौन कौन से हैं जहां से डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है? पहला है प्रिंटिंग न्यू करेंसी, वो नई करेंसी, ये मैंने आपको अभी बताया हुआ है। प्रिंटिंग न्यू करेंसी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ल्ड में कहीं पे भी डेफिसिट फाइनेंसिंग शुरू होती है, उसका सीधे से मतलब है उनको पैसा तीन सोर्स से मिलना है। पहला, या तो वो वहां पे नई करेंसी प्रिंट करेंगे। दूसरा, बारो इंटरनली, वो इंटरनली बारो करेंगे। इंटरनली क्या बारो करेंगे? वहां पे भी जो भी कंट्री है वहां पे भी बैंक होगा, जो उनका हेड बैंक है। इंटरनल जो हेड बैंक होता है दैट इज सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक, तो वो सेंट्रल बैंक से लेंगे, वो वहां लोगों से लेंगे, वो अपनी सिक्योरिटीज अपने बॉन्ड्स भेजेंगे लोगों को, तो पैसा जमा करेंगे। या तो फिर एक्सटर्नली, या तो फिर बारो करेंगे एक्सटर्नली। बारो एक्सटर्नली, इसमें आपको पता है ये तो ये वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, या तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले सकते हैं। तो तीन सोर्सेस होते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के हर एक कंट्री के पास। जो दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर उनको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है, वो यहां से पैसा ले सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। जो उनका लैप्स है, जो उनका रेवेन्यू में लैप्स है, जो उनका एक्सीड हो रहा है, जो उनका एक्सीड एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए यहां से ले सकते हैं। तो देयर आर थ्री सोर्सेज इन द वर्ल्ड। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तीन सोर्स यूज करता है पूरी दुनिया। तो एक तो नई करेंसी इशू करें, या अंदरूनी बारो करें। अंदरूनी किन से बारो करेंगे? उनका जो सेंट्रल बैंक है, और अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनसे बारो करेंगे, या अपने बॉन्ड्स बॉन्ड्स या अपनी सिक्योरिटीज सेल करेंगी। सिक्योरिटी का मतलब होता है आपको कोई चीज गवर्नमेंट भेजेगी और साथ में आपको एक नोट देगी, कि एक श्योरिटी देगी कि ये पैसा मैं आपको इस टाइम के बाद और इतनी इंटरेस्ट रेट पे वापस करूंगी। तो वो बेचती है ये, तो लोग खरीदते हैं, तो पैसा आ जाता है। पैसा पीपुल से, लोगों से निकल के, जो इकोनॉमी उससे निकल के गवर्नमेंट के पास आ जाता है। और तीसरी जो वो एक्सटर्नली बोरो कर सकते हैं, या तो वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, या तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले सकते हैं, या तो किसी और जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज, उनसे ले सकते हैं। तो ये तीन सोर्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल और तीसरा। अब सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, मैं अब इंडिया की बात कर रहा हूं। इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से सोर्स होते हैं जहां से पैसा मिलता है? पहला, फर्स्ट, विड्रा। ये विड्रा कर सकते हैं, विड्रा मनी फ्रॉम रिजर्व्स ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई के पास रिजर्व्स पैसे हैं, आरबीआई के पास बहुत सारी चीजें रिजर्व होती है। सिक्योरिटीज, जो कंट्री के बॉन्ड शेयर्स है, वो उनके पास होते हैं। कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, कोई भी दुनिया की करेंसी आती है, वो इन्हीं के पास होता है। और जो कंट्री के अपने पैसे का रिजर्व होता है, जैसे लोकल बैंक्स उनके पास रिजर्व रखते हैं, और आरबीआई खुद भी कोई रिजर्व रखता है बैंकिंग के लिए,
सपोर्ट के लिए। तो वो सारे रिजर्व्स इंडिया यूज कर सकती है, इंडियन इकोनॉमी यूज कर सकती है, इंजेक्ट करती है जब उनको डेफिसिट होता है। ये दूसरे सीधे बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक और वही है आरबीआई, ये बोरो करेगी सेंट्रल बैंक। तो बोरो का मतलब यहां पे लोन है, ऊपर लोन नहीं था नीचे लोन है। ये सीधे उनसे बोल सकती है हमें आप 20 करोड़ का लोन दे दो, या बोल सकती है जो आपके रिजर्व है वो तोड़ दो, वो हमें दे दो। लास्ट टाइम ये हुआ था, तो उसके बाद आरबीआई के गवर्नर ने रिजाइन भी दिया था। उन्होंने बोला था कि जो भी आपके पास पैसा है वो हमें दे दो, अभी इसी साल हुआ था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑर्डर, ये ऑर्डर कर सकती है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं इंडिया का। सेंट्रल बैंक प्रिंट न्यू करेंसी, ये इनको बोल सकती है आप नई करेंसी प्रिंट करो, जो मैंने भी आपको बोला इनको 20 करोड़ का डेफिसिट है, इनको बोलेगी आप 20 करोड़ के नोट नए इश्यू करो। या ये कर सकती है बोरो फ्रॉम जनरल पब्लिक, ये आपसे और मुझसे उधार ले सकते हैं। कैसे, इशूइंग बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, ये आप खरीद लो इसको हम इतने पैसे देंगे, अपनी सिक्योरिटीज, ये सर्टिफिकेट्स इशू कर सकती है। उसके बाद क्या कर सकती है, बोरो फ्रॉम अब्रॉड, इसके बाद ये अब्रॉड से भी बोरो कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। अब्रॉड क्या है, चाहे ये किसी कंट्री से ले ले, डेवलप्ड कंट्री से, चाहे सीधे वर्ल्ड बैंक से उधार ले ले। तो ये सारे इसके जो है ये सारे सोर्सेज हैं जो इंडिया में डेफिसिट फाइनेंसिंग कहां कहां से होती है। नेक्स्ट टॉपिक, ये मैंने सारा आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, क्या मकसद है, क्यों डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। मैंने आपको कहा, जो मैंने आपको समझाया अभी, ओवरऑल प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी की है, हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी है, हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन का इशू है, हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है। तो ये सारे इश्यूज एड्रेस करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। फर्स्ट, पहला हमारा मसला है ओवरकम लैक ऑफ फंड्स, ओवरकम लैक ऑफ फंड्स, जो हमें लैक था फंड्स में, जो हमें लैप्स था, जो हमें डेफिसिट था, उससे हम बाहर आ जाते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है यही। दूसरा है टू ओवरकम डिप्रेशन, हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी में रेवेन्यू की कमी होती है और उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, उनके पास, आपके पास अगर पैसा कम है और आपके खर्चे ज्यादा है तो आप डिप्रेशन में, आप सोचना शुरू करेंगे और आपकी इकोनॉमी डाउन होगी। तो वो डिप्रेशन दूर करने के लिए और अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। तीसरा, प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स oblique provide consumption expenditure, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो डेफिसिट है, अगर हम वो पूरा नहीं करेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। उस चीज को ऊपर लाने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। और अगर हमारी कंजप्शन भी डाउन है, क्योंकि हमारे पास पैसा उतना है नहीं, हम उतना खा नहीं पाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता है एंश्योर, वी एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इससे हमारी एक श्योरिटी हमें मिल जाती है कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तो ये डेफिसिट बढ़ता ही रहेगा और हमारे लोग डरते रहेंगे, ना तो कंजप्शन करेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो उसको डेवलप करने के लिए, एंश्योर करने के लिए हम बोलते नहीं हमारे पास पैसा है, चाहे हमने उधारी लिया है लेकिन पैसा है हमारे पास। नेक्स्ट,
हम क्या करते हैं, इससे होता है अपग्रेड, अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम वो अपग्रेड करते हैं और लोगों को हम पे भरोसा रहता है, लोग कन्विंस होते हैं जो हम ये डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रहे हैं ये हम किसी अच्छी चीज के लिए करेंगे, और जब लोगों का भरोसा आएगा वो आगे से हमें टैक्स भी दे देंगे और वो हमको आगे वोट भी देंगे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये हम अपग्रेड अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम उधार लेंगे तो उसके बाद उसको बाहर कहीं फेंक देंगे, मिसयूज करेंगे, तो प्रॉपरली यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें लोगों को कन्विंस भी करना है कि जो हमने पिछले साल डेफिसिट फाइनेंसिंग 20 करोड़ की थी वो हमने इन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की, हमको वहां से इतनी अर्निंग्स मिली, तो हमने इस साल 20 करोड़ का डेफिसिट नहीं है, हमें इस साल 15 करोड़ का ही डेफिसिट है। तो ये फिर आगे चलता रहेगा। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसके बाद होते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो इफेक्ट्स, आप डिसएडवांटेज बोलिए, आप इफेक्ट्स बोलिए, क्या क्या असर पड़ते हैं जब हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के बहुत सारे मैंने आपको अभी बोले जरूरी भी है लेकिन इसके कुछ बुरे असर भी हैं। पहला है इट इंक्रीज इन्फ्लेशन, इट इंक्रीजेस